गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th व्याकरण रचना। आज हम 7th में व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, भाषा और व्याकरण। अब भाषा, देखो भाषा क्या होती है। हम अपने मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम है। हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, साथ ही दूसरों के विचारों को भाषा के माध्यम से ही समझ भी सकते हैं। भाषा हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। भाषा के बिना हमारा काम एक दिन भी नहीं चल सकता। भाषा के अभाव में हम पशु तुल्य हो जाएंगे और समाज के सभी कार्य भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। मतलब अब देखते हैं हम भाषा क्या होती है। तो हम भाषा के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। अपने भावों या विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। अगर हम हमारे जो समाज के सभी कार्य वो भाषा के माध्यम से संपन्न होते हैं। यदि हम भाषा नहीं हो तो हम भाषा के अभाव में पशु के समान हो जाएंगे। अब भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों वाली भाषा। हम मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वह सब मौखिक भाषा कहलाती है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिकांश रूप में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम घर पे किसी से बातचीत करते हैं, अपने मित्रों से किसी से बातचीत करते हैं तो हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा को जब किसी कागज, स्लेट, पत्थर आदि पर लिख दिया जाता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अखबारों, पुस्तकों, पत्रों, दफ्तर की फाइलों आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। देखो मौखिक भाषा जो रहती है वो अस्थायी रहती है, लेकिन जो लिखित भाषा रहती है वो भाषा का स्थायी रूप होता है। सांकेतिक भाषा का अर्थ मन के भाव को संकेतों के माध्यम से प्रकट करना। जब हम इशारा करके किसी को अपने पास बुलाते हैं तो हम सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। गूंगा व्यक्ति भी अपने भाव सांकेतिक भाषा में ही प्रकट करता है। हमारे दैनिक जीवन में इस भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। मतलब हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन जो गूंगा व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता है तो वह इशारों के द्वारा ही अपनी बात को समझाने का प्रयास करेगा। अब मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को आपस में जिस भाषा में बात करते सुनता है वह स्वयं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसी भाषा को इसकी मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा इसे अपने बड़ों का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से और अनायास सीख लेता है। इसलिए यह भाषा उसके हृदय से सर्वाधिक निकट होती है। उस पर जीवन भर इसका प्रभाव बना रहता है। कोई व्यक्ति चाहे जीवन भर विदेश में रहे और वहीं की भाषा का प्रयोग करता रहे, पर वह अपनी मातृभाषा बोलने वालों को देखते ही उसकी बाँछें खिल जाती है। मतलब वह खुशी से झूम उठता है और वह उससे मन की बात करने को तड़प उठता है। दूसरी भाषा का प्रयोग करते समय हम सतर्क और औपचारिक रहते हैं, पर मातृभाषा का प्रयोग करते समय हम सहज, आत्मीय और अनौपचारिक बन जाते हैं। मतलब कोई बच्चा है परिवार में, जैसे हम देखते हैं कि हमारे परिवार में छोटे बच्चे रहते हैं तो हम वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने माता पिता जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो उसी भाषा का जल्दी से अनुकरण करके सीख लेता है। और मान लो कोई विदेश में जाता है पढ़ने, लेकिन वो जब अपनी मातृभूमि अपने यहाँ पे आता है, वो जन्म स्थल पर, तो वह किसी को भी मातृभाषा का प्रयोग करते देखते वह खुशी से खिल उठता है। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि पूरा राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अर्थात जो पूरे राष्ट्र की भाषा है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलन का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हुए भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आंदोलनों का माध्यम राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनके विचार जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग कहाँ होता है? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलन का माध्यम राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। भारत के लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति सारे भारत में आराम से घूम फिर सकता है और अपनी बात समझा सकता है। भारत की किसी अन्य भाषा या अंग्रेजी
भाषा का प्रसार इतना नहीं है कि वह हिंदी के समक्ष खड़ी हो सके। मतलब जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है और भारत के लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा कन्नड़ भाषी थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी इस कमी को अनुभव किया और 3 महीने में हिंदी सीख लेने का राष्ट्र से वायदा किया। उन्होंने अपना वायदा पूरा कर भी दिखाया। इस बात से हिंदी के महत्व का तो पता चलता ही है, साथ ही यह सिद्ध होता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जो हमारे भारत के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, जिसका पूरा नाम था हरदनहल्ली डोंडेगौड़ा देवगौड़ा, वो कन्नड़ भाषी थे, लेकिन वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने 3 महीने में हिंदी सीख ली और अपनी इस कमी को पूरा किया। तो उन्होंने मतलब हिंदी के महत्व को जाना। अब राजभाषा। किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे देश की राजभाषा कहा जा सकता है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, जिसमें अपना जो दैनिक कामकाज सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे देश की राजभाषा कहा जा सकता है। भारत ने राजभाषा के रूप में जिस हिंदी को अपनाया वह खड़ी बोली हिंदी है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन, रेडियो और साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। किसका? राजभाषा का। जो अखबार, पत्र पत्रिकाएं, जो दूरदर्शन, रेडियो और साहित्य में हम राजभाषा का ही प्रयोग करते हैं। शिक्षित जन आपसी बातचीत में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी भाषा का मानक स्वरूप भी माना जाता है। तो हमारी राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसी भाषा को ठीक बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। अर्थात हम जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं वह व्याकरण कहलाती है। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का समुचित ज्ञान होने पर कोई व्यक्ति भाषा को उचित प्रकार से व्यवहार में लाना सीख सकता है। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि भाषा का निर्माण पहले होता है और उसका व्याकरण बाद में बनता है। पहले भाषा का निर्माण होता है, फिर बाद में व्याकरण का निर्माण होता है, जिससे हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के पीछे चलता है। भाषा व्याकरण की अनुगामिनी नहीं है। अनुगामिनी का अर्थ है साथ साथ चलना। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधने का प्रयत्न करता है, पर भाषा की अजस्त्र धारा व्याकरण के कुल कगारों को तोड़ती हुई निरंतर स्वच्छंद रूप से प्रवहमान रहती है। इसलिए व्याकरण के कठोर नियमों के बावजूद विश्व की प्रत्येक भाषा के रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन आता ही रहता है। यह परिवर्तन 50-100 वर्ष के अंतराल में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। भाषा की इस परिवर्तनशीलता के होते हुए विश्व की प्रत्येक भाषा को व्याकरण की आवश्यकता होती है। मतलब जिससे हम शुद्ध लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। अब व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। वर्णों के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जा सकता है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है, अर्थात विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। अब रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। बहुत से शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं भी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। वाक्य किससे बनता है? कर्ता, कर्म और क्रिया से पूरा वाक्य बनता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। हम जो ये व्याकरण का जो विस्तृत रूप है, वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार, ये हम इसका डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 पूरा रीड हो गया है। थैंक यू।